नमस्कार, आदाब, अभिनंदन, आभार, सत श्री अकाल। आज के विधि व्याख्यान श्रृंखला में हमने ये विषय उठाया है कि चेक बाउंस केस में काज ऑफ एक्शन एवं प्रीमेच्योरिटी की गणना की क्या विधि है। अक्सर ये प्रश्न पूछा जाता है चेक बाउंस केस में कि वाद कारण उत्पन्न होने से पहले ही दावा लाया गया तो क्या होगा। तो इसका सीधा सा उत्तर ये है कि वह प्रीमेच्योर दावा होगा। बैड इन आई ऑफ लॉ, ऐसा अभियोजन नहीं चल सकता और इन द लॉन्ग रन ऐसा परिवार निरस्त हो जाएगा। और ये कैसे ये बात उत्पन्न हुई, 2014 वॉल्यूम 143 AIC पेज 53 सुप्रीम कोर्ट योगेंद्र प्रताप बनाम सावित्री पांडे के केस में, और उसी के साथ में इलाहाबाद हाई कोर्ट का 2014 वॉल्यूम 141 AIC पेज 746 गजानन बुरांडे केस में, और उसी के साथ 2014 वॉल्यूम 141 AIC पेज 125 सुप्रीम कोर्ट मेसर्स अजीत सीड्स लिमिटेड वर्सेस के गोपाला कृष्णैया में ये बातें एकदम स्पष्ट कर दी गई हैं। यदि कहीं भी कोई भ्रांति हो तो इन साइटेशंस को आप पढ़ लीजिए, इनको आधारित कर लीजिए, जहां ये कहा गया है कि प्रीमेच्योर दावा यदि लाया गया तो बैड इन आई ऑफ लॉ होगा। अब प्रश्न ये उठता है कि भैया ये प्रीमेच्योर कैसे गणना की जाए। तो मैं आगे बता रहा हूं, 2 मिनट बाद ध्यान से सुनिए। आज हम इसमें ये बताएंगे प्रीमेच्योर गणना क्या होगा, दावा प्रीमेच्योर कब होगा, काल बाधित कब होगा, और उसका कोई उपचार है या नहीं। तो यहाँ सबसे पहले तो ये स्पष्ट कर दें कि प्रीमेच्योर दावा अगर दाखिल होता है तो उसका कोई उपचार नहीं है, उसमें कोई क्षमा नहीं है, कोई माफी नहीं है, वो सीधे सीधे बैड इन आई ऑफ लॉ कहा जाएगा। और ऊपर के मैंने 3 साइटेशंस बोले हैं, योगेंद्र प्रताप बनाम सावित्री पांडे, गजानन बुरांडे केस तथा मेसर अजीत सीड्स लिमिटेड वर्सेस के गोपाला कृष्णैया में कहा गया है। तब प्रश्न उत्पन्न होता है कि वाद कारण की काल गणना की सही विधि क्या है। हाँ, ये हम बताने जा रहे हैं। तो हम अपने व्यूअर्स का एक बार फिर ध्यान आकर्षित करेंगे कि जो लोग चेक बाउंसेस के केसेस को कर रहे हैं वो काल गणना के लिए जो धारा 138C तथा 142(1C NI एक्ट में प्रोविजन दिए गए हैं उनको ध्यान से पढ़ लें। उनमें जो कंडीशंस दी गई हैं उसी के आधार पर काल गणना होती है। ये दोनों एक साथ पढ़ना पड़ेगा, तब समझ में आएगा। तो एक साथ पढ़ना चाहिए, जहां कहा गया है कि विधिक नोटिस डाक से भेजने के बाद, जो डाक से हम विधिक नोटिस भेजते हैं, तो इस नोटिस के तामीला के दिनांक से 15 दिन के अंदर यदि अभियुक्त ने धन वापस अदा नहीं किया तो 15 दिन बाद वाद कारण सर्जित होगा। इस चीज को फिर से मैं दोहरा रहा हूं कि जैसे विधिक नोटिस सेक्शन 94 NI एक्ट के तहत भेजी जाती है और डाक से भेजी जाती है, तो अभियुक्त को डाक से नोटिस भेजी गई जिस तारीख को वो तामील हो गई, यानी उसका सर्विस ऑफ नोटिस वाली डेट से 15 दिन विद इन 15 डेज लिखा हुआ है। तो विद इन 15 डेज यदि वो पैसा हमको नहीं देता है या नोटिस का जवाब नहीं देता है, तब 15 दिन के बाद उसका वाद कारण उत्पन्न होगा। ये 15 दिन के बाद होगा। इस बात को स्पष्ट करना इसलिए जरूरी है कि शब्द दिया है विद इन 15 डेज। तो विद इन 15 डेज का मतलब ये हो गया कि हमको पूरे 15 दिन का इंतजार करना पड़ेगा। जैसा कि ऊपर के साइटेशंस में मैंने अभी बताया, 3 साइटेशंस, उनमें भी यही निर्धारित किया गया है और उसी आधार पर मैं ये आपको बता रहा हूँ। विधिक नोटिस डाक से भेजने के बाद इस नोटिस के तामीला के दिनांक से 15 दिन के अंदर यदि धन वापस अदा नहीं किया गया तो 15 दिन बाद वाद कारण सर्जित होगा। उसके बाद मैं आगे इसको उदाहरण सहित आपके सामने रखूंगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, बस 2 मिनट लगेगा। उसके बाद दावा 30 दिन के अंदर लाया जा सकता है, यानी वाद कारण जब सृजित हो जाए, एरोज यानी क्रिएशन ऑफ काज ऑफ एक्शन के बाद 30 दिन के अंदर दावा लाया जाता है। और यदि काज ऑफ एक्शन एराइज होने से पहले लाया जाएगा, यानी 15 दिन इंतजारी से पहले ही हम ले आए, 12वें दिन ले आए, 13वें 14वें दिन ले आए, तो वो कहा जाएगा प्रीमेच्योर्ड। ये है प्रीमेच्योर्ड की गणना। तो 15 दिन बाद वाद कारण सृजित होगा। उसके बाद दावा 30 दिन के अंदर लाया जा सकता है। अब उदाहरणार्थ मैं उसको पेश कर रहा हूं। जैसे आज दिनांक है 14/10/25। अब 14/10/25 को नोटिस स्पीड पोस्ट डाक से शहर कानपुर के, कानपुर में लोकल ही भेज दी गई, मैं कानपुर से बोल रहा हूं। तो 14/10/25 को नोटिस जो भेजी जाएगी वो स्पीड पोस्ट डाक से लोकल शहर कानपुर में भेजी गई। तो भैया 24 घंटे के अंदर, यानी कि अगले दिन 15/10/25 को वो तामील हो गई।
अब ये तामील हो गई, ये बात कैसे कंफर्म करेंगे? तो इसको भी ध्यान से सुनिएगा। इस बात की तामीला ट्रैकिंग रिपोर्ट मिलती है, वो डाकघर दे देता है, और यदि डाकघर से नहीं है तो जो डाक रसीद होती है उसमें एक IN नंबर पड़ा होता है, उस IN नंबर से आप पोर्टल में जाएंगे, डाक के पोर्टल में, तो आप अपने नेट में भी उसको पा सकते हैं कि वो कब तामील हुई। लेकिन बेहतर ये होता है कि भाई जा करके डाकघर से उसे ट्रैकिंग रिपोर्ट ले लीजिए, तो बता देगा कि हाँ 15/10/25 को ये तामील हो गई है। ये तामीला ट्रैकिंग रिपोर्ट डाकघर से या स्वयं इंटरनेट से निकाल कर कंफर्म कर सकते हैं। तो 15/10/25 से 15 दिन इंतजार करना पड़ेगा, उसके बाद काज ऑफ एक्शन उत्पन्न होगा। तो अब 15/10/25 को बेस करिए और इससे 15 दिन की गणना करिए, तो ये चीज एक दिन छोड़ दिया जाएगा। अगर हम 15 छोड़ते हैं तो 16 से गणना करेंगे, और अगर हम लास्ट वाला छोड़ते हैं तो 15 से गणना कर लेंगे। और ये चीज कहाँ दी हुई है? ये बात बताई गई है CRPC अध्याय 15 में, जो धारा 469 है, जिसे अब BNSS में अध्याय 38 में धारा 515 कहा गया है। तो 469, 471 और उसको BNSS में 515 और 517 कहा जाता है। तो इसको पढ़ लीजिए। इसमें है कि एक्सक्लूजन और इंक्लूजन कब होगा, कब नहीं होगा। यहाँ इसमें यह भी स्पष्ट किया गया है कि अगर कोई वर्किंग डे नहीं है, संडे पड़ गया, तो उसको इंक्लूड करेंगे कि एक्सक्लूड करेंगे, यानी छोड़ेंगे कि जोड़ेंगे। तो ये चीज आपको यहाँ से पता लगेगी। 469 जो है CRPC में, यानी चैप्टर 15, वहाँ आपको जाना पड़ेगा, वहाँ से पता लगेगा। यानी कुल मिला के सीधा सीधा साहब एक गणना का विधि ये है कि 15/10 को अगर तामील हुई है तो 15 को छोड़ दीजिए और उसके बाद 16 से गिनिए। तो 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 अक्टूबर तक आपको इंतजार करना पड़ेगा। तो 30 अक्टूबर 2025 तक इंतजार करिए। फिर 30/10/25 को वाद कारण सृजित हुआ। अब इस दिन या इसके बाद 30/10/25 से 30 दिन के अंदर अर्थात 29/11/25 तक दावा लाइए। होता यह है कि 30/11/25 को लाया गया तो विलंब क्षमा की याचना करनी पड़ेगी। तो इसकी जो विलंब है, लाने में जो विलंब होता है वो क्षमा हो जाता है। धारा 142 में लिखा हुआ है, बीमार पड़ गए या कहीं गिर गए, किसी उसमें चले गए, ऐसी जगह चले गए जहां से नहीं आ पाए, तो ये चीज वहां लिखी है, उसकी क्षमा है। लेकिन फिर से ध्यान दीजिए, प्रीमेच्योरिटी की क्षमा नहीं है। प्रीमेच्योरिटी की क्षमा का कोई प्रोविजन नहीं है NI एक्ट में। ये प्रीमेच्योरिटी अभी आगे और क्लियर कर दे रहे हैं उसको, 1 मिनट बस रह गया है। वाद कारण सृजित हुआ कब? 30/10/25 को। इस दिन या इसके बाद 30/10/25 से 30 दिन के अंदर अर्थात 29/11/25 तक दावा ला सकते हैं। होता यह है कि यदि 30/11/25 को लाया गया तो विलंब क्षमा की याचना करनी पड़ेगी, और यदि 30/10/25 से पहले दावा लाया गया तो वो प्रीमेच्योर होगा बाय डिनाई ऑफ लॉ। अब कौन तिथि गणना में शामिल की जाएगी, कौन तिथि छोड़ दी जाएगी, यह गणना करने की विधि धारा 469 CRPC और चैप्टर 15 या धारा 515 BNSS के अध्याय 38 में दिया हुआ है, जिसमें आगे सभी धाराओं को आप पढ़ेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा कि कौन से दिन को एक्सक्लूड करें और कौन से दिन को इंक्लूड करें। तो इस प्रकार से ये गणना की विधि मैंने आपको उदाहरण सहित बताई है। मेरा ख्याल है आपके लिए उपयोगी होगी, और इस समय का हर केस का भ्रम दूर हो जाएगा कि व्हाट इज प्रीमेच्योरिटी एंड व्हाट इज द बार ऑफ द टाइम और लिमिटेशन। तो इसमें लिमिटेशन लागू है। तो बार ऑफ द टाइम फॉर द इंस्टीट्यूशन इज एक्सक्यूजेबल, क्षमा है उसकी, लेकिन प्रीमेच्योर इंस्टीट्यूशन की क्षमा नहीं है। और यदि आपने किया तो आगे जाके बाय डिनाई ऑफ लॉ हो जाएगा और परिवार अपास्त हो जाएगा। इसलिए प्रीमेच्योर दावा मत लाइए। जब भी आप लाइए तो उसकी कम से कम वाद कारण की तिथि के बाद लाइए। आपको वाद कारण की तिथि के बाद 30 दिन का समय मिलता है, तो उसका इंतजार करिए। इतनी जल्दबाजी मत करिए कि केस खत्म हो जाए। हम 3 जो ऊपर साइटेशन बता रहे थे उनको एक बार फिर पढ़े दे रहे हैं। योगेंद्र प्रताप बनाम सावित्री पांडे, गजानन बुरांडे केस तथा मेसर्स अजीत सीड्स लिमिटेड वर्सेस के गोपाला कृष्णैया। आज के इस प्रीमेच्योरिटी की गणना के इस लेक्चर में इतना ही पर्याप्त है। आपने इसको बड़े ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक बार पुनः निवेदन करूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम ऐसे क्रूशियल मैटर्स को बार बार आपके सामने लाते रहेंगे ताकि हमारे विधि व्यवसायियों को और जो PCSJ या JS में एग्जाम देने के वाले हमारे परीक्षार्थी हैं उनको इन चीज़ों से
स्पष्टीकरण होता चले, क्योंकि इन्हीं पर प्रश्न पूछे जाते हैं। उदाहरण दे देंगे 138 NI में कि इस तारीख को ये हुआ, इस तारीख को ये हुआ, तो ये प्रीमेच्योर दावा हुआ या नहीं हुआ, तो वो गणना आपको इसी विधि से करनी पड़ेगी। हालांकि 138 NI के केसेस पर अपने उत्तर प्रदेश में प्रश्न नहीं आते हैं, लेकिन ये राजस्थान में लागू है, शायद छत्तीसगढ़ में भी लागू है, और इस प्रकार से कई अदर स्टेट्स हैं, दिल्ली में भी लागू है। ये NI एक्ट पर वहाँ प्रश्न पूछे जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ध्यान से सुना। जय हिंद, वंदे मातरम।